अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन सामीन, आप देख रहे टी ओ क्यू टॉक्स में हूँ आपका मेज़बान अहमद। आज जो हमारे साथ बासर शख्सियत मौजूद है वो है हमजा शफ़क़ात साहब। वो बिलोंग्स टू द जनरल मैनेजमेंट कैडर ऑफ पाकिस्तान सिविल सर्विसेज, हैव एक्सपीरियंसेस एज अ जॉइंट सेक्रेटरी, एडिशनल कमिश्नर ऑफ इस्लामाबाद, डिप्यूटी सेक्रेटरी एंड मैनी अदर्स। तो सबसे पहले हम वेलकम करेंगे सर आपका। आपने अपना वक्त निकाला, कीमती वक्त, आप आए हमारे स्टूडियो पे। तो थैंक यू। सर, आप अगर कुछ सेहत के हवाले से, अपनी तबीयत के हवाले से और कोयटा के हवाले से हमें बातचीत करें हमारे साथ सर, तो थैंक यू वेरी मच अहमद, बहुत शुक्रिया आपने मुझे इनवाइट किया है। और एक तो मैं आपका जो चैनल है यूट्यूब फेसबुक पे देख रहा हूँ और आप माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। थैंक यू और सर। एक मुझे बड़ी खुशी है कि हमारी पाकिस्तान की यूथ जो है वो पॉजिटिव कामों के ऊपर भी इंगेजमेंट कर रही है। आजकल के दौर में तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव जर्नलिज्म है, येलो जर्नलिज्म है, ब्लैकमेलिंग बहुत ज़्यादा है, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो पॉजिटिव काम भी कर रहे हैं, जो जी सर। माशरे की ऑप्टिमिस्टिक वे से देखते हैं। मेरी सेहत फर्स्ट क्लास है। मेरा गला थोड़ा ख़राब है। कोयटा का वेदर बहुत ड्राई है। ऑडियंस को पता होना चाहिए कि यहाँ पर जो बाहर का बंदा आता है तो उसका गला फौरी खुश्क हो जाता यस है। सर। ड्राई वेदर है। ड्राई है सर। लेकिन अदरवाइज़ कोयटा की जो एनवायरनमेंट है बड़ी खूबसूरत है। मौसम बहुत अच्छा है। रात को स्काई बिल्कुल क्लियर होता है। मैंने आज तक लाहौर, कराची, इस्लामाबाद में इतनी क्लियर स्काई नहीं देखी जो मैंने। एयर इंडेक्स सर उसका। और एयर क्वालिटी इंडेक्स भी कोयटा की काफ़ी हद तक बेहतर हो गई है। और उसमें थोड़ा सा क्रेडिट हमारा भी है क्योंकि हमने शहर के अंदर तकरीबन 60-70 के करीब क्रशिंग प्लांट्स चल रहे थे और वो उन्होंने पहाड़ को क्रश भी कर रहे थे और पूरे कोयटा के अंदर उन्होंने डस्ट पैदा की हुई थी। तो हमने कोर्ट के ऑर्डर्स के ऊपर उन पर बड़ा मैसिव एक्शन किया और अभी अल्हम्दुलिल्लाह 90% हम उनको ख़त्म करने में कामयाब हो गए हैं। और इसकी वजह से 3 महीने पहले या 4 महीने पहले जो एयर क्वालिटी इंडेक्स थी और आज की जो है उसमें आपको थोड़ा बहुत फ़र्क भी नज़र आ रहा है। उसके अलावा कोयटा में जो सारे मेरे दोस्त हैं, मेहमान, इंतहाई मेहमान नवाज लोग हैं। कोयटा के लोग बहुत प्यार करने वाले, बहुत हद से ज़्यादा चाहने वाले, खुलूस से भरे हुए लोग। सिर्फ इनका एक मसला है कि ये गोश्त बहुत खिलाते हैं और इसकी वजह से मेरा यूरिक एसिड बहुत हाई हो गया है और मुझे दवाई खानी पड़ी है क्योंकि गोश्त खा खा के मुझे लगता है कि मैं कहीं पागल ना हो जाऊँ। लेकिन मजाक के अलावा कोयटा का फ्रूट बहुत अच्छा है। कोयटा का ड्राई फ्रूट बहुत अच्छा है। मैंने पहली दफ़ा यहाँ पर आम का ड्राई फ्रूट देखा। नॉर्मली बाहर के लोग ये नहीं जानते कि यहाँ पर मुख्तलिफ फलों के ड्राई फ्रूट बनते हैं जो कि इस्लामाबाद, कराची में नहीं है। और कोयटा की क्रॉकरी है, कोयटा के लैम्प्स हैं, कोयटा के कपड़े हैं, हर चीज़ एक्सलेंट। आई थिंक आई एम लकी टू बी हेयर। आई एम वेरी हैप्पी, अल्हम्दुलिल्लाह। नाइस सर। सर, तो सबसे पहले कुछ बातचीत करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से सर। एज अ कमिश्नर आप सर्व कर रहे हैं, क्या हार्डल सर पेश आ रही है कोयटा की एडमिनिस्ट्रेशन में आपको सर, जो मुश्किलात हैं? कोयटा की जो एडमिनिस्ट्रेशन में 3 बड़े मसले हैं मेरे। जी सर। सबसे बड़ा मसला जो मुझे कोयटा में नज़र आया वो ये है कि जनरली यहाँ पर जो लॉ की रिस्पेक्ट है वो इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। ऑन दी अदर हैंड जो ट्राइबल कस्टम्स हैं वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। और इसी तरह जो आपकी अपनी मजहबी इंटरप्रिटेशन है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एज़ कम्पेयर टू कि हमारा कानून क्या कह रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम आए और हमने आते साथ ही कहा कि यार पूरा कोयटा खुदा हुआ था आज से 4-5 महीने पहले। हमने कहा यार कोयटे को फटाफट इसकी सड़क कंप्लीट करें। 6 सड़कें हमने टारगेट ली। कमरानी रोड ली, लिंक रोड बादीनी ली, लिंक रोड शाहवानी ली, सरियाब रोड। हमने कहा हम इनको कंप्लीट करते हैं। जी सर। तो जैसे ही हम सरियाब रोड पे गए तो सरियाब रोड के दरमियान में एक मस्जिद बनी हुई है और एक नहीं है, वो 3 मस्जिद है। तो हमने कहा यार ये मस्जिदों को हम शिफ्ट करते हैं। तो वहाँ पे उलमा ने कहा कि नहीं जी नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता। हमने कहा जी हम नकल मस्जिद हो सकती है, पूरी दुनिया में होती है, मलेशिया में, सिंगापुर में, सऊदी अरब में मस्जिद को शिफ्ट किया जा सकता है। तो ये उन्होंने कहा जी नहीं, अगर आप ये करेंगे हम आपके ख़िलाफ़ जिहाद का ऐलान करेंगे और ये तो हमारी कब्र के ऊपर ही बनेगी अगर ये रोड अच्छा बनेगी। सर। अब ये पहला मेरे लिए धचका था। दूसरा धचका ये हुआ कि जी यहाँ पर हमने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट जो है उसको हमने चलाना शुरू किया। उस पर जब हमने बहुत मेहनत शुरू की तो वहाँ पे कुछ लोग थे जिनके अपने वेस्टेड इंटरेस्ट थे, वो इस प्लांट को चलने नहीं देना चाह रहे थे। वहाँ पे कुछ लड़ाई हुई, कोई ट्राइबल कॉन्फ्लिक्ट हो गया और जो ऑपोजिट साइड के लोग थे उन्होंने बाकायदा रॉकेट लॉन्चर्स के साथ हमारे प्लांट पे हमला किया। तो ये एक दूसरा मेरे लिए एक अजीब सी बात थी कि एक छोटी सी बात का इतना बड़ा मसला बना कि कहीं रॉकेट लॉन्चर्स जो हैं वो चलना शुरू हो गए। जी सर। तो इस तरह ये कुछ जगह नज़र आती हैं जहाँ पर मैं समझता हूँ कि लॉ की रिस्पेक्ट उस तरह नहीं है बिल्कुल। कि ये मैं अपने लिए तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लान नहीं बना रहा है या ये सरियाब के ऊपर मैंने तो नहीं चलना है, ये तो अच्छा आवाम सर। ने चलना है। तो उनको एक तरफ कर दिया जाता है और फिर जो अपने वेस्टेड इंटरेस्ट है उनको आगे लेके आया जाता है। मेरे ख्याल से ये मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है और उसको ओवरकम करने के लिए फिर मैंने पब्लिक इंगेजमेंट बहुत करना शुरू की है। जहाँ मुझे ये रेजिस्टेंस हुई कि जी हमारे दरख्त चोरी कर गए तो वहाँ पर ऐसे भी लोग आए
सरियाब रोड में उन्होंने कहा कि सर 100 दरख्त मैं लगाऊंगा। हमने कहा यार आपको हम और जगह देते हैं। उन्होंने कहा नहीं सर आप अच्छा काम कर रहे हैं, हमने इसी रोड पे 100 दरख्त अपने लगाने, अपनी जेब से हम लगाएंगे, अपनी नर्सरी से लाएंगे, लेकिन आपके साथ हम मिलकर लगाएंगे। तो ऐसे लोग भी हैं जो बहुत ज़्यादा जज्बे से भरपूर हैं, पॉजिटिव हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। ड्रग्स को रोकने के लिए मैंने पहला स्टेप लिया और बहुत सारे लोग मेरे साथ शामिल हो गए। सफाई करने के लिए मैंने एक स्टेप लिया और पूरी सारी सोसाइटी मेरे साथ हो गई। सर जब इश्यूज़ की बात हो रही है, ख़ासकर कुछ इश्यूज़ है एज आपने अगेंस्ट गार्बेज के जो एक्शंस लिए सर, रियली लोग अप्रिशिएट भी करते हैं इस चीज़ को, क्लीनलीनेस जो मोटिव है आपका। लेकिन सर ये सोल इशू नहीं है। जैसे आपने अभी ड्रग्स की बात की सर, ड्रग्स माफिया इतना पुरजोर है सर, आजकल के जवान मुलविस हो रहे हैं उसमें, बहुत इजीली अवेलेबल है उसमें। ख़ासकर सर जो बहुत ख़तरनाक भी है, शीशे का नाम से सर बड़ा मशहूर है, आइस सर। तो सर क्या इंतज़ामिया बिल्कुल घुटने टेक दिए इस कारोबार कह लो सर आप, जो ड्रग्स माफिया कर लो, इसकी क्या वजह है सर? यार ड्रग्स माफियाज पाकिस्तान में स्ट्रांग हैं, ये हमें मानना पड़ेगा। हमारे सरकारी मुलाजम वीक है और हमारी माफिया ज़्यादा स्ट्रांग है। ये चाहे प्रॉपर्टी डीलरों की माफिया हो, ड्रग्स की माफिया हो, स्मगलिंग की माफिया हो। ऐसे भी वाक़यात हुए हैं कि हमारे कस्टम्स के डिप्टी कमिश्नर को स्मगलर्स ने कत्ल कर दिया और पर्चा भी दर्ज नहीं हो सका। ऐसा भी वाक़या हुआ है कि स्मगलर्स अपने असले के ज़ोर के ऊपर आते हैं, हमारे दफातर के ऊपर से गुजर जाते हैं और जो डिप्टी कमिश्नर्स हैं, असिस्टेंट कमिश्नर्स हैं, उनकी उस तरह प्रोटेक्शन नहीं है। और अगर हम कभी हुकूमत से ये भी कहें कि सर हमें इनसे जान का ख़तरा है, हमें कम से कम एक बुलेट प्रूफ ही दे दें, तो एक बुलेट प्रूफ की गाड़ी भी नहीं मिलती। अगर किसी एसी को कहें कि यार इसको सर बेहतर गाड़ी मिल जाए ताकि ये चोरों का ताक़ुब और स्मगलर्स का ताक़ुब भी करे, तो आवाम उसके ऊपर भी कहती है कि जी ये हमारे पैसों से जो एसी है इसको आप क्यों दे रहे हैं ये गाड़ी। अब तो अनफॉर्चुनेटली ये बात सही है कि जो स्टेट की रिट है वो वीक होती जा रही है और माफिया ऊपर होते जा रही है। लेकिन मैं इसको बहाना नहीं बताऊंगा, मैं आपको ये बताऊंगा कि मेरे आने के बाद तारीख का सबसे बड़ा ड्रग्स ऑपरेशन, बलूचिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा ड्रग्स ऑपरेशन बतौर कमिश्नर मैंने आके किया। आर्मी भी हमारे साथ थी, कोर कमांडर साहब हमारे साथ थे, एएनएफ हमारे साथ थी, एफसी, एक्साइज, लेवीज, पुलिस, कांस्टेबलरी, सब के साथ मिलकर हमने किला अब्दुल्ला के अंदर 80 फैक्ट्रियां तबाह की। और वो ऑपरेशन फिर हमने इस साल दोबारा भी किया, इस साल भी हमारा। लेकिन अब ये तो हम किला अब्दुल्ला में ऑपरेशन करें, इसके अलावा 300 से ज़्यादा बड़े जो ड्रग डीलर्स हैं उनको हम गिरफ्तार कर चुके हुए हैं। लेकिन फिर भी माशरे के अंदर ये आइस और ये जो स्पेशली फंक्शंस और स्कूल के बच्चों के अंदर ये न्यूज़ फिर आती भी तो नहीं है ना सामने, जो कार्रवाइयाँ होती है ना, तो सोशल मीडिया पे इतना इश्यूज को हाईलाइट करते हैं लोग, ना तो बाकी न्यूज़ चैनल्स पे आ रहा है। तो ये क्या यार ये इसकी वजह ये है कि देखें, एक तो जो सिविल इंतज़ामिया है, हमारे पास अपना कोई पब्लिक रिलेशंस का महकमा नहीं है। हमारे हुकूमत के पास तो DGPR है, हमारी आर्मी के पास ISPR है, लेकिन हमारी जो सिविल इंतज़ामिया इनके पास कोई ज़ुबान नहीं है। 4-5 मेरे तरह के लोग हैं जो कभी कभी किसी ट्विटर पे किसी फोरम पे आके बोल देते हैं, लेकिन हमारे पास जनरली ये ज़ुबान नहीं है। हम जो ऑपरेशंस करते हैं, हम जो एक्शंस करते हैं, वो माशरे में कहीं हम दिखा नहीं सकते। इसीलिए आप जैसे लोगों की इस फील्ड में आने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि आप लोगों को ये बता सकें कि नहीं यार अच्छा काम भी हो रहा है। अब ये जो लेकिन मैं इसमें जो बात बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि कोयटा के अंदर ड्रग्स क्यों नहीं कम हो रही। एक है सप्लाई, एक डीलर है, उसके साथ एक माफिया का बंदा है, एक काश्त करने वाला है, एक सप्लायर है, इसको कहते हैं सप्लाई। एक है डिमांड, एक लड़का है, एक बाप है, एक कज़न है, एक लड़की है, एक स्टूडेंट है। अनफॉर्चुनेटली सप्लाई को हम जब कंट्रोल करते हैं तो डिमांड कम नहीं हो रही, डिमांड बढ़ती जा रही है। डिमांड क्यों बढ़ी है? हमारी यूथ ये समझती है कि यार मैं सिगरेट पीऊँगा तो मैं हीरो लगूंगा, मालब्रो मैन। इस सिगरेट के चक्कर में लोग अपनी ज़िंदगियाँ तबाह कर रहे हैं, अपनी ख़ानदानों को तबाह कर रहे हैं। हमें एक ऐसा बच्चा मिला जिसको सिगरेट पे उसके चाचे ने लगाया, कोयटा का बच्चा, उसको हम रिहैब कर रहे हैं। उसके चचा ने उसको सिगरेट पे लगाया और फिर उसके चचा ने उसको ड्रग्स पे लगाया। कहाँ है उसका बाप, कहाँ है उसकी माँ? हम ये तो पूछ रहे हैं कि पुलिस कहाँ है, हम ये तो पूछ रहे हैं कमिश्नर कहाँ है। क्या घरों के अंदर जो डिमांड क्रिएट हो रही है, जो लड़कियाँ यूनिवर्सिटीज़ में जाके या लड़के यूनिवर्सिटीज़ में जाके ड्रग्स कर रहे हैं, क्या उनके माँ बाप का कोई काम नहीं है? इसलिए ड्रग्स की डिमांड रोकने के लिए हमें एक्सेसिवली बच्चों के साथ एंगेजमेंट करनी पड़ेगी। उनको समझाना पड़ेगा कि बच्चों ये गलत चीज़ है। हीरो वो होता है जो अपनी क्लास में फर्स्ट आए, हीरो वो होता है जो फुटबॉल टीम का कैप्टन हो, हीरो आप हैं जो सच बात को आगे लेके जा रहे हैं। हीरो वो नहीं है जो बटन खोल के और सिगरेट पीता हुआ सड़क के ऊपर पुलिस के लोगों से बदतमीजी करे। ये हीरोइज्म का कॉन्सेप्ट चेंज करना पड़ेगा। जब तक हम ये रिबेलियसनेस
और ये बागी होकर खुश होने वाले कल्चर को सप्रेस करके जेन्युइन बहादुरी, माशरे में तरक्की, इकोनॉमिक्स के साथ रिलेट नहीं करेंगे, ये डिमांड कम नहीं होगी। तो इस पे हम बेसिकली अवेयरनेस की भी काफ़ी ज़रूरत है सर। बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और इसी पे मैं काम करना शुरू कर चुका हूँ। मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ बलूचिस्तान गया हूँ, मैं ब्यूटम्स गया हूँ, और मैं हर यूथ चैनल से इंगेज कर रहा हूँ, उनको कह रहा हूँ कि यार ड्रग्स ख़त्म करने में आप हमारा साथ दें, आप लोगों को बताएं कि ये गंदी चीज़ है। क्योंकि मैं जब बताता हूँ तो लोग कहते हैं यार ये तो सरकारी मुलाजिम है, ये झूठ बोल रहा है, लेकिन जब आप बताएंगे तो लोग आपकी बात पे यकीन करेंगे। सर कुछ अगर डेवलपमेंट के हवाले से बातचीत करें कोयटा के खासकर सर, कुछ सर बारिश के कतरे आते ही नहीं है सर, पूरा कोयटा एक दरिया बन जाता है सर। तो जो सो कॉल्ड डेवलपमेंट्स पिछले जो गवर्नमेंट्स थी या जो पिछले एडमिनिस्ट्रेशन के वाक़यात थे सर, उसमें सर नज़र ही नहीं आ रहा है कि जब कहते तो है सर, जैसे आप बोल रहे हैं कि फेसबुक और उस पर आ जाते हैं कि डेवलपमेंट का काम शुरू है, पिक्चर्स भी आ जाती है, लेकिन जब जब बारिश जैसी आती है पूरा कोयटा सर, आपने देखा होगा, आप तो निकलते हैं सर बाहर, तो पानी पानी है, गंदा पानी, नालियों का पानी सर, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा मुश्किलात पड़ रही है सर। इसकी क्या रीज़न? इसकी वजह यह है कि कोयटा के अंदर जब मैं आया और मैंने पहले देखना शुरू किया तो हमें यही पता है कि कोयटा में 2 नाले हैं, सिटी नाला और हबीब नाला। जब हम ग्राउंड पे एक्चुअली, मुझे एडमिनिस्ट्रेटर का चार्ज आपको पता है 2 महीने भी नहीं हुए, 1.5 महीने पहले मिला है मुझे, और तब मैंने पहली बारिश हुई और पानी खड़ा हुआ, तो हमने कहा यार ये पानी खड़ा हो रहा है, टीमें भेजो पानी निकालो। तो टीम्स ने कहा सर पानी निकाल के हम फेंके कहाँ पे? मैंने कहा नाले में फेंको। उसने कहा सर कौन सा नाला? मैं खुद साइड पर गया, मैंने कहा यार नाले किधर? उन्होंने कहा सर कोयटा के अंदर 82 नाले हैं, सब पे कब्जा है। 82 नालों के ऊपर लोगों ने मस्जिदें बनाई हैं, दुकानें बनाई हैं, हमाम बनाए हैं, बाथरूम बनाए हैं, कब्जे करके बंद कर चुके हूँ। तो मैंने कहा यार अगर ये नाले हमारे कब्जे में है तो पहाड़ों से तो पानी तेज़ी से आता है, और पहाड़ में जो नाले का साइज़ है वो 40 फुट है, और जब आगे जाके वो 10 फुट होगा, फिर 5 फुट होगा, और आगे जाके बंद होगा, तो पानी कहाँ जाएगा? अब इसका क्या हल है? इसका हल ये है कि हम एक ज़ालिमाना किस्म का एक्शन स्टार्ट करें, चाहे घर आए, चाहे औरत का घर हो, चाहे यतीम का घर हो, चाहे बच्चे का घर हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे दुकान हो, हम उसको तोड़ें और नालों को खाली करा दें। इस काम में हमें 2 महीने लगेंगे। 2 महीने के अंदर अगर हम नाले साफ़ करने में कामयाब हो जाए तो कोयटा अगले 10 साल तक दोबारा नहीं डूबेगा। लेकिन सॉरी टू काउंटर सर, बट लेकिन जो तजावुज़ात की अगर आप बात कर रहे हैं कि गिरा दे आप लोग सर, काफ़ी स्ट्रीट्स में सर आपकी टीमें गई है, जो नालियाँ है उनको या तजावुज़ात है उनको तोड़ रहे हैं, लेकिन जो मेन है या बाअसर शख्सियात है सर, जैसे कि मार्केट्स वगैरह के तजावुज़ात है सर, उन पे तो कोई एक्शन नज़र नहीं आ रहा सर। उनको हमने नोटिस दिया पहले। अच्छा सर। नोटिस देने के बाद कुछ लोग हमारे खिलाफ कोर्ट में चले गए, फिर हमने चीफ जस्टिस साहब से इजाज़त ली, फिर कुछ लोगों ने पॉलिटिक्स इसमें इन्वॉल्व की, हमने चीफ मिनिस्टर साहब से इजाज़त ली। इंशाल्लाह ये हम काम करेंगे। ये मुश्किल काम है, इसमें लोगों की वेस्टेड इंटरेस्ट इन्वॉल्व हैं। अगर कोयटा के अवाम खड़े हों, आप देखें मैंने 4 घर ही तोड़े थे तो लोगों ने जाली किस्म के यूट्यूबर इधर उधर मेरे पीछे छोड़ दिए, जो मेरे ऊपर अटैक करना शुरू कर दिए, इल्ज़ामात लगाना शुरू कर दिए। तो इंशाल्लाह हम ये काम करेंगे, और हम ये काम कर रहे हैं। अभी तक भी हम तकरीबन 15% नाले खोल चुके हैं। 82 नाले हैं, 82 चोकिंग पॉइंट्स हैं, उन 82 में से हम तकरीबन 15% यानी कि 20-25 खोल चुके हुए हैं। इस टाइम जब मैं आपके साथ बैठा हूँ मेरी टीम ऑपरेशन कर रही है और वो बिल्डिंग्स तोड़ी है, उसकी वीडियोज़ मैं आपके साथ अभी शेयर कर देता हूँ। पर आप ये देखें कि जो एक बिल्डिंग मैंने तोड़ी है, पहली बिल्डिंग के ऊपर वहाँ की फैमिली बाहर निकली और उन्होंने अपने ऊपर तेल छिड़का, उन्होंने कहा मैं अपने आप को आग लगाएंगे, हम ये नहीं होने देंगे। दूसरी बिल्डिंग हम तोड़ने गए और वो बंदूकें लेके निकल गए और उन्होंने कहा कि हम आपको गोलियां मार देंगे। आप इमेजिन करें कि ये ऐसा काम नहीं है कि हम जाएंगे और हम उंगली से इशारा करेंगे, ये एक जंग है जो हमने लड़नी, और ये हमें नॉन स्टॉप लड़नी पड़ेगी। पश्तूनाबाद से हमने शुरू करना है और पश्तूनाबाद से होते होते हम नीचे हज़ारगंजी तक और वेस्टर्न बाईपास, इन सब जगहों पे जाएंगे। इंशाल्लाह जा रहे हैं, इस पे काम करें। लेकिन अब आप देखें कि पहली बारिश जो मेरे आने से पहले थी और उसके बाद की बारिश में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जो आखिरी बड़ी बारिशें हुई हैं हमारी आज से 2 हफ्ते पहले, ईद के बाद जो बारिशें हुई हैं, उसमें विदिन 2 आवर्स पूरा शहर साफ था। एक एक गली मैंने जाके भी लिए, सवाए उन एरियाज़ के जो कि बिल्कुल स्लम्स बने हुए हैं, वो तो खैर मुश्किल थे। लेकिन हमारी जो 40 के करीब मेन रोड्स हैं, जिसमें एयरपोर्ट रोड है, स्पिनी रोड है, स्मिंगलू रोड है, जना रोड, डबल रोड वगैरह वगैरह, ये सारी मस्जिद कासी रोड, ये सारी हमने क्लियर की। तो चीज़ें इंप्रूव हो रही हैं। सर यूट्यूबर्स की आपने बात की, तो मीडिया इनिशियली सीम टू बी सर आपके साथ थी, या कि खासकर जो लोकल साफ़ी वगैरह है, तो सर फिर बाद में ऐसा क्या हुआ कि वही मीडिया वाले और वही जो आपको सर इस तरह अजीब आपके वो बात कर रहे हैं कि इज़ नॉट अ कमिश्नर, इज़ अ टिकटॉकर, शो ऑफ कर रहा है,
तो उसके हवाले से सर रीज़न क्या था कि इनिशियली आपके साथ थे वो? हम्म। नाम लेना मुनासिब नहीं है सर, लेकिन कुछ लोकल साफ़ी भी थे उसमें और मीडिया भी थी इन्वॉल्व, तो आप इसका रीज़न क्या था सर, अगर आप इसको यार explain करें? जनरली मैं जहाँ पे भी रहा हूँ मेरा मीडिया के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात रहे हैं। मैं रोड़ी में था तो वहाँ का प्रेस क्लब मेरा सबसे अच्छा दोस्त था। मैं घोटकी में था तो घोटकी प्रेस क्लब मेरा बेहतरीन दोस्त था। मैं इस्लामाबाद में रहा हूँ तो इस्लामाबाद के मीडिया ने जितनी मुझे इज़्ज़त दी है पाकिस्तान में शायद किसी सिविल सर्वेंट को इतनी इज़्ज़त नहीं मिली। और कोयटा के भी प्रेस क्लब के साथ मेरा बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं और जो भी जेन्युइन प्रॉपर पॉजिटिव थिंकर्स हैं उनके साथ मेरे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। लेकिन यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली मेरा एक्सपीरियंस नहीं था और जो भी कोई यंग लोग मेरे पास आते हैं मैं उनके साथ खुले दिल के साथ उनके साथ चलता हूँ। बाद में अगर कोई मुझे कहे कि जी सर ये 1.5 करोड़ का ठेका है आप बगैर टेंडर के मुझे दे दें, तो ये तो मैं नहीं दे सकूंगा। मैंने अपनी मजबूरी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि अगर आप ये नहीं देंगे तो हमने फलां आपसे पहले एक कमिश्नर आया था उसको प्रमोट नहीं होने दिया, फलां डीसी आया था उसका हमने करियर तबाह किया। तो सर ब्लैकमेलिंग यू ब्लैकमेलिंग ओपन। फिर कहा कि जी रजिस्ट्री ब्रांच में फलां फलां क्लर्क जो हैं ये लगेंगे और रजिस्ट्री ब्रांच जो है वो हमारी मर्जी से चलेगी। मैंने कहा यार ये को काम मैं नहीं करूँगा। फिर फुल एंड फाइनल ये कहा कि जी फलां लीज प्रॉपर्टी है वो आप लीज एक्सटेंड करें। हमने कहा यार ये सरकारी ज़मीन है, ये हम क्यों लीजें देने वाले, और हम तो बाहर से आए हुए हैं, हम तो कानून के मुताबिक काम करेंगे। और आखिरी जो जंग हुई वो पाकिस्तान जर्मन फ्रेंडशिप का एक सिंबल है बड़ी बियर, उसको जर्मन एम्बेसी ने एक जगह इंस्टॉल किया हुआ है और एक साहब आके कहते हैं कि सर इसको यहाँ पे इंस्टॉल ना करें और मैं यहाँ पे इंस्टॉल नहीं होने दूंगा और जब तक मैं यहाँ पे हूँ जो भी इसको इंस्टॉल करेगा मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। हमने कहा भाई आप वोट लेके आए हैं, आप CSS करके आए हैं, आप कौन हैं? उसने कहा सर मेरे लाखों फॉलोअर हैं। तो हमने कहा यार फिर अल्लाह की ज़ात ऊपर है, हम अपनी मर्ज़ी से काम करेंगे, आप अपनी मर्ज़ी से काम करें, फिर देख लेते हैं कि अवाम किसके साथ खड़ी होती है। और अल्लाह का शुक्र है कि अवाम जो है उनके सामने सच आ चुका हुआ। सर ईरानी पेट्रोल के हवाले से अगर हम लोग बात करें, एक साइड पे तो सर गवर्नमेंट कहती है कि बैंड होना चाहिए, जो एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे काम हो रहा है कि बिल्कुल बैंड कर दो, या सर रोज़गार जुड़े बहुत सारे, क्योंकि एक तो आवाम को भी पेट्रोल सस्ता मिलता है ऊपर से, लेकिन एट द सेम टाइम सर बात सोशल मीडिया पे रिवॉल्व कर रही है कि जो ताणों के SHOs वगैरह है वो कमीशन भी लेते हैं। एक साइड पे कहते हैं कि पाबंदी हो जाए, ऊपर से कमीशन लेके वापस उनको छोड़ भी रहे सर के मिनी पंप्स लगा दे आप। तो सर कोई बीच का रास्ता इनमें से निकल सकता है, क्योंकि फ़ायदे भी है और अपने नुकसानात भी है जैसे, तो इसके हवाले से अगर आप कुछ एक्सप्लेन कर दे ईरानी। देखें हाँ ईरानी पेट्रोल के ऊपर जितने लोग भी सुनना चाह रहे हैं मैं उनको बताना चाह रहा हूँ कि देखें अगर कोई पंप रेजिडेंशियल एरिया में लगा हुआ है तो वो इलीगल है। जी सर। क्योंकि अभी कोयटा के अंदर पिछले 2-2.5 महीने के अंदर तकरीबन 18 के करीब आग के वाक़यात हुए हैं, उसमें से 12 इन पंपों पे हुए हैं। हर पंप की आग बुझाने के ऊपर हमारा 1-1.5 लाख रुपया लग रहा है और जान भी ज़ाया हो रही है और रेजिडेंशियल एरिया में लोगों की जान भी ख़तरे में। तो क्लियर वे हमारी पॉलिसी है कि रेजिडेंशियल एरिया के अंदर हम मिनी पंप नहीं लगने देंगे। रेजिडेंशियल एरिया के अलावा आप जहाँ पे लगाना चाहते हैं, आप रूरल एरियाज़ में चले जाएं, आप साइड एरियाज़ पे चले जाएं, आप मेन रोड्स में बाहर शहर से बाहर चले जाएं, हमें कोई इतराज़ नहीं। लेकिन अब जैसे आपके मैं स्टूडियोज़ में आया हूँ तो आपके स्टूडियोज़ से थोड़ा ही आगे एक तरफ घर है, उसके दरख्त हैं, उसके साथ पंप है और पंप उसने अपनी दुकान में नहीं लगाया, उसने हमारी सड़क के ऊपर लगा दिया। अब मुझे बताएं, मुझे तो कोई मसला नहीं है, लेकिन उस शहर पे उस रोड पे जो डेली चल रहा है उसकी जान भी खतरे में, इस बंदे की जान भी खतरे में, जो पंप में पानी ला के भर रहा है उसकी जान भी खतरे में, मालिक तो पीछे पैसे कमा रहा है, जो बेचारा गरीब आदमी वो पंप को चला रहा है उसकी जान भी खतरे में। तो सर जो क्लेम करते हैं कि लोग के बाकायदा पैसे लिए जा रहे हैं हमसे कि इसको सेटअप कर ले, तो फिर परमिशन मिल जाती है, उसके हवाले से सर अगर आप बता। यार एक के पास भी परमिशन नहीं है। अच्छा। मैंने मैंने तकरीबन 450-500 पंप्स का सर्वे कराया, एक के पास भी परमिशन नहीं है। तो वो जिसको पैसे लेके परमिशन ले रहे हैं वो हमें दिखा दें अच्छा सर। ताकि हम उस परमिशन देने वाले को पकड़ दें। दूसरा यार ये तो बात सही है कि हमारा लोड स्टाफ और इनकी कोलूजन रहती है, लेकिन ये गलत काम में रहती है। मतलब आपके पास बंदा गलत काम के लिए आएगा कि यार तुम पंप लगा लो, मुझे पैसे दे दो तो मैं तुम्हें बचा लूँगा। अच्छा सर। तो दोनों अलराशी वल मुर्तशी दोनों इसमें शामिल हैं। फिर आप बोले लोअर के जो ग्रेड्स लोग के इन्वॉल्व जो होते ऑफिसर्स हैं, हैं, इन्वॉल्व होते हैं। जी। अगर हमें किसी का पता चले हम उसको नहीं छोड़ेंगे। और जहाँ तक मेरी इतला ये है कि हमने स्मुगली रोड और स्पिनी रोड पे बहुत बड़ा मैसिव एक्शन किया, उसमें हम 100% कामयाब हुए। अच्छा सर। और अगर आगे भी इस तरह के कोई लोग हमें पता चले कि हमारे अपने डिपार्टमेंट के लोग काली भेड़ें इसमें शामिल हैं तो हम उनको नहीं छोड़ेंगे। सर इलेक्शंस के हवाले से कुछ बात करते हैं। रिसेंट जो इलेक्शंस हुए थे सर, तो दे वर मैनेज्ड बाय ब्यूरोक्रेट्स एंड एज
ROs एंड DROs सर। तो फिर सर काफ़ी रिगिड भी रहा इलेक्शन, कुछ तो जो रावलपिंडी का केस आया कमिश्नर का, तो सर उसके हवाले से कितनी ब्यूरोक्रेसी के MH पे दाग आया है सर, उसके हवाले से अगर आप एक्सप्लेनेशन दे दें सर। हाँ, ब्यूरोक्रेसी पे दाग, बेसिकली बात यह है कि ये वाले इलेक्शंस ब्यूरोक्रेसी ने कराए और इस पे इल्ज़ाम आया कि ये अच्छे इलेक्शन नहीं हुए। इससे पिछले इलेक्शन किसने कराए थे? जजेस ने। तो उन्होंने अच्छे कराए थे या बुरे कराए? सर आप इस पे क्या स्टेट लेना चाहते हैं, जो रावलपिंडी का जो वाकया हुआ, जो कमिश्नर यार, जो रावलपिंडी के कमिश्नर साहब का वाकया है, बाद में जो उनकी बयान आया है और उस बयान में तो उन्होंने कहा कि मैंने किसी पार्टी के कहने पे ये काम किया है, अनफॉर्चुनेट है। लेकिन ये मुझे पता है कि बतौर कमिश्नर कानूनी तौर पे हमारा इलेक्शंस से कोई काम नहीं है। इलेक्शंस के काम के अंदर 3 लोग इन्वॉल्व होते हैं। सबसे ज़्यादा पावर होती है प्रिजाइडिंग अफसर के पास, उसके बाद उसकी सुपरवाइजरी पावर होती है रिटर्निंग ऑफिसर के पास, उसके बाद उसकी सुपरवाइजरी पावर होती है डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर के पास, और उसके बाद ये सारी पावर चली जाती है इलेक्शन कमीशन के पास। तो इसमें एज सच जो कमिश्नर्स हैं उनका कोई रोल नहीं है। लेकिन जो मैं पॉइंट आपको बताना चाह रहा हूँ ना कि यार ब्यूरोक्रेसी के इमेज के बारे में देखें, पाकिस्तान की तारीख के जो सबसे बेहतरीन इलेक्शंस हुए हैं वो सब कहते हैं कि 1969 अच्छा सर 1969 और 1970 क्यों हैं, वो ब्यूरोक्रेसी ने कराए। उसके बाद जो ज़ियाउल हक के दौर में इलेक्शंस हुए जिसमें मोहम्मद खान जुनेजो साहब प्राइम मिनिस्टर बने, वो ब्यूरोक्रेसी ने कराए। और उसके बाद जितने भी इलेक्शंस हुए हैं जिसमें पहले नून लीग पीपल्स पार्टी आई, फिर नून लीग आई, फिर पीपल्स पार्टी आई, फिर नून लीग आई, फिर मुशर्रफ साहब आए, उन्होंने रेफरेंडम कराया, उन्होंने इलेक्शंस कराए, उनके बाद पीपल्स पार्टी के इलेक्शंस, उसके बाद नून लीग के इलेक्शन, वो सारे ब्यूरोक्रेसी ने नहीं कराए। तो जनरली आप उन इलेक्शंस को देख लें, उनके बारे में अवाम का क्या रद्द अमल है। कानूनी तौर पे अगर आप मेरे से पूछेंगे तो पाकिस्तान में इलेक्शंस किसको कराने चाहिए? वो इंतज़ामिया को करानी चाहिए। इंडिया में कौन कराता है? इंतज़ामिया कराता है। ईरान में कौन कराता है? उनकी इंतज़ामिया कराती है। लेकिन इंतज़ामिया को फिर आप फुली एम्पावर करें। अगर इंतज़ामिया किसी के दबाव में रहेगी, हुकूमतों के दबाव में रहेगी, तो फिर वो इलेक्शंस ठीक नहीं करा सकेंगी। और अगर दबाव रहेगा तो चाहे इंतज़ामिया से करवा लें, जजेस से करवा लें, या आप कहें नहीं हमने डॉक्टरों से कराना है, आप डॉक्टरों से करा लें। फिर आप कहें नहीं जी नहीं हमने डॉक्टरों से नहीं कराना, हम तो कराएंगे जी स्पोर्ट्स क्रिकेट, पाकिस्तान के तमाम क्रिकेट क्लब्स के टीचरों के कोचेस से कराएंगे। आप उनसे करा दें, कभी रिजल्ट ठीक नहीं आएंगे। तो ये फंडामेंटल चीज़ें हैं, जब तक हुकूमत कानून साजी के तहत उनको प्रोटेक्ट नहीं करेगी तो उसमें इल्ज़ाम आते रहेंगे। सर 2 टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज है सर, वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट, सबको पता है। पॉलिटिशियंस की अगर बात की जाए सर तो वो स्पेसिफिक पीरियड के लिए आते हैं, 5 साल के लिए, कुछ कम वापस चले जाते हैं सर। लेकिन ब्यूरोक्रेट्स जो है सर आपको पता है कांस्टेंट रहते हैं। तो ब्यूरोक्रेट्स और अगर ये डाउनफॉल आजकल जो हो रहा है सर, तो एज ब्यूरोक्रेट्स जो है परमानेंट ज़्यादा अरसा भी होता है उनके पास, फिर भी ये डाउनफॉल जो आ रहा है मुल्क की जो हालात है सर, तो इसको अगर कुछ एक्सप्लेन कर दे, वजाहत कर दे सर। यार ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग है पब्लिक के अंदर कि ब्यूरोक्रेसी परमानेंट है। ब्यूरोक्रेसी बिल्कुल परमानेंट नहीं है। मैं आज कमिश्नर हूँ, अभी अगर चीफ मिनिस्टर साहब चाहें तो 5 मिनट के अंदर मुझे व्हाट्सएप के ऊपर एक मैसेज आएगा कि आपकी ट्रांसफ़र गवादर कर दी गई है, मैं गवादर चला जाऊँ। मैं इस्लामाबाद में डिप्टी कमिश्नर था, मुझे कमरे में बैठा हुआ था और मैं था और मेरे साथ मेरे एडिशनल डिप्टी कमिश्नर थे और एडिशनल ADC जो थे, उनको ऑर्डर मिला कि उनको बलूचिस्तान भेज दिया गया। अच्छा। तो मैंने कहा यार वो तुम बलूचिस्तान जा रहे हो, बड़ा मुश्किल है, चलो अल्लाह खैर करे, कोई बात नहीं, मेरी दुआएं साथ हैं। तो थोड़ी देर बाद उसने कहा सर अपना मोबाइल चेक करें। जब मैंने अपना मोबाइल चेक किया तो मैं भी बलूचिस्तान जा रहा। अच्छा। तो हमारी कौन सी परमानेंस है? 1973 के बाद से तमाम ब्यूरोक्रेसी को इनकी ट्रांसफ़र, इनकी पोस्टिंग्स और इनकी अपॉइंटमेंट्स सारी की सारी पॉलिटिशियंस के अंडर कर दी गई। अच्छा। अब कोई भी कमिश्नर जो है वो उसके पास कोई पावर नहीं है, वो आज शाम को भी ट्रांसफ़र हो सकता है। अब आप ये अपनी पॉडकास्ट चला रहे हैं, आपको पता चले कि आज शाम को यार ये मेरी पॉडकास्ट सारा सामान जो है वो शिफ्ट कर दिया जाएगा और ये किसी फलां बंदे को दे दिया जाएगा और अहमद साहब को कहेंगे कि जी आप अब जाके सांगड़ में जाके पॉडकास्ट करें, तो आप कर सकते हैं। या आप एक हबीब बैंक का CEO है और वो अपना बैंक चला रहा है, अचानक उसको कॉल आती है कि सर आप हबीब बैंक में नहीं रहेंगे, अब आप जलील बैंक में चले जाएंगे मलेशिया में। अल्टीमेटली सर आप कह रहे पॉलिटिशियंस की हाथ में है। पॉलिटिशियंस ने जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स मेरिट से हटा के टेन्योर की प्रोटेक्शन के बगैर, यानी कि 3 साल पूरे किए बगैर किसी अफसर को हटाने पे की जो पावर्स दे दी गई हैं, इससे पूरी ब्यूरोक्रेसी का बेड़ा गर्क हो चुका है। और ये हमारे जितने फैसला साज इदारे हैं उनको समझना पड़ेगा कि अगर हमने ट्रांसफ़र और पोस्टिंग्स इंडिपेंडेंट नहीं की तो ये सिस्टम ठीक नहीं होगा।
सर कमिंग नाउ टू CSS एग्ज़ाम्स सर, जैसे आपको पता है बलूचिस्तान के जो एस्पायरेंट्स हैं हमेशा सर, तो एकेडमीज़ की सर अगर आप कुछ एक्सप्लेनेशंस दे दें एकेडमीज़ के हवाले से, काफ़ी रूमर्स भी आते हैं, कुछ लोग मायूस भी होते हैं, कुछ लोग खुश भी होते हैं सर, अगर आप बयान कर दें तो लोग सर काफ़ी खुश होंगे इस चीज़ के लिए। यार देखें, CSS की तैयारी जो है इसके ऊपर मेरा वर्जन ये है कि CSS की तैयारी के लिए आपको गाइडेंस ज़रूरी है, और गाइडेंस जब तक आपको सही नहीं मिलेगी आप गलत साइड पर जाते रहेंगे। दूसरा, CSS के अंदर 90% बच्चे जो फेल हो रहे हैं वो इंग्लिश में फेल हो रहे हैं, और जब आप उनसे पूछते हैं कि हाँ बेटा तुमने CSS के पेपर में बैठने से पहले कितने 100 के करीब एसेज लिखे, वो कहते हैं हमने तो एक भी ऐसे नहीं लिखा। आप उनसे कहते हैं आपने ग्रामर की तैयारी किस टीचर से पढ़ी, उन्होंने कहा सर हमने तो इंग्लिश की तैयारी की नहीं है। तो अब जब इंग्लिश की तैयारी नहीं करेंगे और आप ऐसे की तैयारी नहीं करेंगे तो फिर 90% बच्चे फेल होंगे। बलूचिस्तान में इस दफ़ा जो बच्चे पास हुए हैं उनका एक बड़ा इंटरेस्टिंग ट्रेंड है। मेजॉरिटी या पशीन के हैं अच्छा सर। या तुर्बत के हैं, और फिर मैं उनसे मिला और मेरे लिए ये बड़ा शॉकिंग था, ये पशीन वाले बच्चे कैसे पास हो रहे हैं, कोयटा वाले बच्चे क्यों नहीं पास हो रहे। तो एक तो पशीन के अंदर कुछ टीचर्स उनको अच्छे मिले, कुछ उनको लोगों ने गाइड अच्छा किया, सपोर्ट किया उनकी फैमिलीज़ ने, और इसी तरह तुर्बत के अंदर पढ़ाई का रुझान बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे लाइब्रेरीज़ हैं जिसकी वजह से वो उन लोगों ने अपने आप को किया। तो उसमें मेरा जो बच्चों के लिए गाइडेंस है वो ये कि यार बेस्ट गाइडेंस की तलाश में जाएं। उसके लिए आपको शायद कराची जाना पड़े, शायद आपको इस्लामाबाद जाना पड़े, और अगर आपको कोयटा में भी बेस्ट मिल रही है जी तो ज़रूर उससे लें। गाइडेंस के बगैर CSS करना मुश्किल है। एकेडमीज यूज से सर बेटर है सर, अगर अकेडमी से देखें, अकेडमीज़ क्योंकि मशरूम अकेडमीज़ हैं, इसमें से 50-60% तो फ्रॉड अकेडमीज़ हैं, वो टाइम ज़ाया करती हैं। अब ये तो लड़के को खुद एहसास होना चाहिए कि वो जा रहा है और देखे कि यार जो उसको पढ़ाने वाला है वो सही पढ़ा रहा है, क्या वो खुद CSS ऑफिसर है या वो खुद सब्जेक्ट का स्पेशलिस्ट है। अगर वो नहीं है तो फिर अपना टाइम वहाँ पे ज़ाया ना करें। अच्छा सर, तो एनी लेवरेज सर फॉर बलूचिस्तान एस्पायरेंट सर, खासकर बलूचिस्तान के जो वो है सर, कुछ ऐसे है, कुछ बातें होती है कि बलूचिस्तान वालों को थोड़ा सा जो है वो करते लेवरेज देते। बलूचिस्तान में जनरली तो क्योंकि अब CSS जो है आपको पता है इसमें हर सूबे की अपनी सीटें हैं, वो अपनी सीटों पे कम्पीट करते हैं। तो बलूचिस्तान के बच्चे तो अपनी जो उनकी सीटें 10-12 सीटें होती हैं वो उन पे खुद ही कम्पीट करते हैं, उन्हीं सीटों में से उन्होंने जाना है। उनमें से जो नंबर 1 होगा वो DMG में जाएगा, PAS में जो नंबर 2 होगा वो PSP में, और फॉरेन सर्विस और इस तरह। लेवरेज ऐसा सच नहीं होती, लेकिन जो इंटरव्यूइंग पैनल है जी जी उसमें अक्सर देखा गया है कि जो बहुत दूर दराज के इलाके से मेहनत करके आए तो वो उसको इंटरव्यू में मार्क्स ज़्यादा देते हैं। अच्छा सर। फॉर एग्ज़ाम्पल हमें पता चला है वाशुक की एक लड़की थी लास्ट ईयर, तो वाशुक से उठी और वो DMG में आई, बड़ी उस तरह डिफ़िकल्ट बैकग्राउंड से थी, तो उनको इंटरव्यू पैनल ने बहुत नंबर दिए। इस दफ़ा भी तुर्बत का लड़का था, बड़ी उस तरह हम्बल बैकग्राउंड से था। पशीन में एक लड़का है, एक लड़के के वालिद दुकानदार हैं और दूसरे लड़के के वालिद सुपरटेंडेंट हैं, और एक लड़का जो था वो खुद क्लर्क के तौर पे काम कर रहा था हाई कोर्ट में। तो वो उस बैकग्राउंड्स के साथ वो आए, मेहनत की, उन्होंने साबित किया, और आज वो पाकिस्तान की एलीट क्लास में है। सर रिसेंट ईयर्स में सुसाइडल कुछ केसेस आ रहे हैं, खासकर CSPs के सर, आपने नोट किया होगा। तो सर इसके हवाले से क्या आप यंगस्टर्स को, क्या जो एस्पायरेंट्स है खासकर, वो भी काफ़ी परेशान होते हैं इस चीज़ से, जो अच्छे PSPs होते हैं, बिल्कुल न्यूली उन लोगों ने अपॉइंट होते हैं सर, सुसाइड की तरफ जाते हैं सर, कुछ केसेस रिसेंट ईयर्स में हुए। तो क्या वजह है सर, और क्या आप कहना चाहेंगे इस बारे में, जो एस्पायरेंट्स है खासकर उनको सर? खुदकुशियों में ये समझने की सबसे पहले ज़रूरत है कि खुदकुशी की प्राइमरी कॉज जो है वो आपकी मेंटल स्टेट होती है। और सिविल सर्विस में ये क्यों हो रही है, क्योंकि सिविल सर्विस में प्रेशर बहुत ज़्यादा है, आपको जान का ख़तरा भी है, आपने माफिया से भी लड़ना है, आपको ट्रांसफ़र का भी खदशा है, आप फैमिली से भी दूर हैं, आपको बोलने की भी इजाज़त नहीं है, आपने सच भी बोलना है तो अपने बॉस से पूछ के बोलना है, तो आप पे प्रेशर्स तो बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इस सारे प्रेशर्स में जो लोग अपने आप को मेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं, जिनका खुदा पे फेथ कम हो जाता है या वो किसी बीमारी का शिकार हो जाते हैं, तो फिर वो आहिस्ता आहिस्ता डिप्रेशन में जाना शुरू करते हैं, एंग्जाइटी होना शुरू करती हैं, और फिर उसके बाद वो एक ऐसे फेज़ में चले जाते हैं कि उनको लगता है कि मैं मरूंगा तो ये चीज़ ख़त्म होगी, वरना ये ख़त्म नहीं होगी। तो इसमें मेरी बार बार सबसे ये गुजारिश होती है कि देखें, अगर किसी को कोई डिप्रेशन है, कोई प्रॉब्लम है, तो मदद लें। अगर आप किसी डॉक्टर के पास चले जाएंगे तो आप ये मत समझें कि मुझे सारे कहेंगे यार ये तो पागल हो गया। अब जैसे मुझे भी पता है कि यार कई दफ़ा ऐसी डिप्रेशन की मेरी सिचुएशन हुई पिछली पोस्टिंग्स में कि मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ा, और मैं साइकोलॉजिस्ट के पास गया और मैं बहुत बेहतर मैंने फील किया उसके बाद। उनसे बात करके कुछ उन्होंने मुझे बताया कि आप सनलाइट में ये करें, आप एक्सरसाइज ये करें, आप डाइट में ये चीज़ें करें,
तो मैंने उससे उससे मुझे बेहतरी आई। तो मेरी सिविल सर्वेंट्स को एडवाइस है कि अपने आप को मेंटली स्ट्रांग देखें, ये प्रेशर्स तो रहेंगे। अगर आपने माफिया से लड़ना है, दुनिया का ये आप देखें आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान दुनिया का छठा सातवां बड़ा मुल्क बनने वाला है। इतनी ज़्यादा 24-25 करोड़ आबादी है, इतनी ज़्यादा आबादी दुनिया में और 5-6 मुल्कों के अलावा कहीं पे नहीं है। तो इस मुल्क में सर्वाइव करना, तरक्की करना, माफिया के साथ लड़ना, लॉ को इम्प्लीमेंट करना, ये आसान काम नहीं है, बहुत मुश्किल काम है। इसमें प्रेशर्स तो आते हैं, लेकिन इस प्रेशर को सस्टेन करने के लिए आपके पास फैमिली का मैकेनिज्म होता है, और आप वैसे भी डॉक्टर से हेल्प ले सकते हैं तो ज़रूर लें। सर कोई बुरी बात नहीं है डॉक्टर के पास जाना और शेयर करना। इसको टैबू क्यों बनाया हुआ है यार? कोई बंदा अगर किसी डॉक्टर के पास जाके साइकोलॉजिस्ट से दवाई लेता है तो लोग कहते हैं यार ये तो पागल हो गया, लो जी ये तो पागलों वाले डॉक्टर के पास जा रहा है। तो ये गलत बात है। ये हमें एज अ सोसाइटी अपने आप को एजुकेट करना है कि जैसे पेट की दर्द की दवाई आप लेते हैं, इस तरह आपके दिमाग की जो बीमारियां हैं उनके लिए भी दवाई लेने में कोई हर्ज नहीं। सर एडवाइस अगर आप दे दें एस्पायरेंट्स को अपने सर। देखिए यार, CSS एस्पायरेंट से बार बार मैं हर दफ़ा यही बात करता हूँ कि शॉर्टकट नहीं है, मेहनत बहुत ज़रूरी है। मेहनत आपको 1 साल की करनी पड़ेगी, करनी चाहिए। अगर आप मेहनत के बगैर किसी शॉर्टकट की तलाश में हैं तो आपके साथ आपको फिर कामयाबी शायद नहीं मिलेगी। मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा ज़रूरत जो है CSS के बच्चों को, वो इंग्लिश की तैयारी करने की ज़रूरत है, और नंबर 2 पाकिस्तान अफेयर्स की। अगर इंग्लिश और पाकिस्तान अफेयर्स के ऊपर सही तैयारी की जाए टीचर्स के साथ बैठ के, तो आपको पास होने की का चांस 90% हो जाता है। दूसरा ये है कि हर टॉपिक है, आपके 12 पेपर्स होते हैं, हर पेपर 100 नंबर का होता है, हर पेपर के लिए आपको 40 टॉपिक्स तैयार करने होते हैं। जो लड़का हर पेपर के लिए 40 टॉपिक्स को तैयार करके अपनी टिप्स पे नहीं रख सकता, वो CSS ना करे। ये आपको 12 पेपर्स हैं, हर पेपर के लिए 40 टॉपिक्स, तो आप देख लें कि तकरीबन 500-600 टॉपिक्स बनते हैं। अगर आप 500-600 टॉपिक्स की तैयारी करके नोट्स बना के अपनी टिप्स पे रख सकते हैं तो फिर तो आप कामयाब हो सकते हैं, अगर नहीं तो फिर आपके लिए मुश्किल। सर कच्चे के जो डाकुओं के साथ बहुत बातें मुंसलिक है सर। आजकल जो कोयटा में खासकर लोग अफवाहें में कितनी सदाकत है कोई नहीं जानता सर। लोग बोल रहे हैं कि बच्चे अगवा हो रहे हैं, कच्चे के जो डाकू है और औरतें यहाँ पे आके बच्चों को अगवा कर रही है एंड एज बाकी मसले सर। इसमें कितनी सदाकत है और कितने हद तक ये सही बात है सर, अगर आप इस पे एक्सप्लेनेशन दें। अभी तक 3 केसेस ऐसे हो चुके हैं, 2 में रिकवरी हो चुकी है, 1 में रिकवरी नहीं हो सक रही। ये बात सही है कि दूसरे शहरों से लोग आ रहे हैं, यहाँ पे डाके भी डाल रहे हैं, भिखारी भी बन के फिरते हैं, और रात को ट्रांसजेंडर्स भी जो हैं वो दूसरे शहरों से आ रहे हैं। इसमें लोगों को विजिलेंट होने के लिए बार बार मैं लोगों को कह रहा हूँ कि आप अपने बच्चों का खुद ध्यान रखें। अगर आपका 6 साल का बच्चा है, उसकी आपका बाप ही ध्यान नहीं रख रहा, उसका बड़ा भाई उसका ध्यान नहीं रख रहा है, तो पुलिस उसका क्यों ध्यान रखेगी? ये जो जिम्मेदारी है ये आवाम को और ये लोगों को, ये ख़ानदानों को खुद लेनी पड़ेगी। अपने बच्चों पे नज़र रखें, अपनी गली पे नज़र रखें। अगले 2 महीने बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं। एक मुल्क की इकॉनमी के ऐसे हालात हैं, फिर हर जगह एक्शन हो रहे हैं, लोगों के अंदर गुर्बत बढ़ती जा रही है। तो जब भी गुर्बत बढ़ती है तो माशरे के अंदर गुर्बत के साथ साथ क्राइम रेट भी ऊपर जाता है। तो इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अवाम इस पे बहुत होशियारी के साथ नज़र रखें अपने इलाकों में। हो सके तो अब तो 6-7 हज़ार रुपये में आपको कैमरा मिल जाता है, 15-16 हज़ार रुपये में आपकी पूरी गली जो है वो कवर हो जाती है। तो सब मिल के अपनी गलियों में कैमराज लगाएं। पुलिस अपना काम कर रही है, लेकिन पुलिस के पास रिसोर्सेज की कमी होती है, और हम अगर अपने बच्चे की खुद हिफाजत नहीं करेंगी तो हम किसी और को कैसे एक्सपेक्ट करेंगे वो हमारे सर बच्चों कौन से स्टेप्स ले रही है ऐसी खास स्टेप्स जो इस कार्रवाई को रोक ले सर? देखिए, हमने बैगर्स के ऊपर तो बड़ा स्ट्रॉन्ग क्रैकडाउन किया है। अच्छा। और जगह जगह हम उनको पकड़ रहे हैं। बस्ता अलिफ और बस्ता बे के जो लोग हैं उनकी लिस्टें बना रहे हैं, जो भी मशकूक लोग नज़र आते हैं उनको हम गिरफ्तार करते हैं, बार बार गिरफ्तार कर रहे हैं। हर जगह पे हम जाते हैं, जितनी ट्रैवलिंग हो रही है उस पर ट्रैवल आई का सॉफ्टवेयर हमने डाल दिया है। जितने घरों के अंदर लोग रेंट पे आकर रहते हैं उनका भी डिटेल्स हम इकट्ठी कर रहे हैं, ताकि हम कोशिश करें कि हमारी हर जगह हो। बसों के अड्डों के ऊपर हमने कैमरास लगाना शुरू कर दिए हैं, नाके हमने लगाए हुए हैं कि कोई बच्चा अगवा करके लेके जाए तो नाके के ऊपर हम उसको पकड़ लें। लेकिन मैं फिर ये कहूँगा कि पूरी दुनिया में अमेरिका में सबसे ज़्यादा बच्चे अगवा भी होते हैं, मरते भी हैं। तो क्या अमेरिका की पुलिस काम नहीं कर रही? कर रही है। क्या चाइना की पुलिस काम नहीं कर रही? क्या इंडिया की पुलिस काम नहीं कर रही? फिर भी ये वाक़यात हो रहे हैं, वाक़यात होते हैं जब तक माशरा और सोसाइटी, वो मोहल्ला, वो स्ट्रीट खुद अपने आप को स्ट्रेंथन नहीं करती। तो हमें उसके ऊपर भी काम करना चाहिए। सर लास्ट बट नॉट द लीस्ट सर, अपने विजन के बारे में अगर आप बता दें सर ऑडियंस को तो। देखिए, मेरा विजन जॉब, मेरी अभी जो पोस्टिंग है इसमें मेरा विजन यही है कि मैं कोयटा शहर को सबसे खूबसूरत तरीन शहर बनाऊं।
लोग कह रहे हैं कि सर आप सफाई पर बहुत ज़्यादा जोर दे रहे हैं, और मैं उनको बार बार बताता हूँ कि कोयटा के अंदर अगर सफाई ठीक हो जाए तो हमारी सफाई होने से हमें हेपेटाइटिस के केसेस कम हो जाएंगे, हमारे कॉलरा, डिप्थेरिया, डायरिया के केसेस कम हो जाएंगे। जब हम अपने बच्चों को बेहतर सांस लेने की हवा देंगे, दरख्त लगाएंगे, तो उनकी स्टंटिंग भी इम्प्रूव होगी। जो स्टंटिंग हो रही है, कद छोटे रह रहे हैं, बीमार हो रहे हैं, लाइफ एक्सपेक्टेशन बढ़ेगी। तो मैं समझता हूँ मेरा अभी जो विजन कोयटा के लिए है कि इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि कोयटा के अंदर जो लाखों टन कचरा पड़ा हुआ है हमारे घरों के अंदर, हमारे ड्रेन्स के अंदर, और लोग उसको सूंघ रहे हैं, सांस ले रहे हैं, उसी के अंदर से गंदे पानी के अंदर से ही आप सब्जियां खा रहे हैं, तो आपकी सेहत कभी ठीक नहीं हो सकती। इसलिए मेरा विजन शहर के बारे में है। मुल्क के बारे में मेरा विजन ये है कि हमारे मुल्क को ठीक करने के लिए हमारी यूथ के पास सोल्यूशन है, और यूथ के को क्या करना चाहिए, जिस पे मैं भी काम कर रहा हूँ, हुकूमत भी काम कर रही है, और मैं यूथ से भी कह रहा हूँ कि यूथ अपने अंदर स्किल्स डेवलप करे, सिर्फ डिग्रियां मत ले, स्किल रखे। अगर आपके अंदर गाना गाने का स्किल है, उसको इम्प्रूव करें, उसको मार्केट करें, उसके अंदर जाएं। अगर आपके अंदर कंप्यूटर स्किल्स हैं, आप उसके अंदर जाएं। अगर आप मार्केटिंग स्किल्स हैं तो मार्केटिंग की डिग्रियां करें, मार्केटिंग के स्किल्स एक्वायर करें, सर्टिफिकेट्स लें, और ऑनलाइन के ऊपर काम शुरू करें। तो मेरा विजन यही है कि हम यूथ को ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे लेके आएँ, और वो वहाँ बैठ के लर्निंग भी करें और अपने पैसे भी कमाएं। थैंक यू सो मच सर, आपने अपना कीमती वक्त निकाला, हमें हमारे स्टूडियो तक आए सर। इंशाल्लाह आपसे मज़ीद मुलाकात होती रहेंगे, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।